ऑलराइट, अब ये मॉडल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम जो था वो क्यों डिस्कवर हुआ? क्योंकि बोहर ने लास्ट हमें एटम दिया था, राइट? और बोहर के एटम के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं तो जो बोहर का एटम था इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर जो कि डी ब्रोगली ने दिया, एंड इट कुड नॉट इवन एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर उसके बाद जब वो दोनों थ्योरीज जो थी वो डिस्कवर हुई तो a need was felt to give us a new model, and that new model that was known as quantum mechanical model of an atom, जो कि दोनों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली रिलेशनशिप को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था। ठीक है, ये वाला जो मॉडल था इसकी शुरुआत एक साइंटिस्ट ने की whose name was श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने हमें एक्सप्लेन किया एक फंक्शन which was known as psi। ओके, ये जो psi क्या था? Because we are taking electron as a wave, therefore this psi was the wave function associated with the इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक जो वेव होती है वो 3 डायमेंशंस में प्रोपेगेट करती है, ठीक है, या मूव करती है, और 3 डायमेंशंस में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वन इज x, वन इज y एंड वन इज z। ठीक है, सो ये जो वेव फंक्शन था दैट वाज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच कोऑर्डिनेट, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन was formulated। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या बोलती है? मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, द एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर। सो दिस इज द वेव फंक्शन, रिलेशन ऑफ वेव फंक्शन in all the 3 coordinates, plus 8 pi square m upon h square. Now over here m is the mass of the electron, h is the Planck's constant, E minus v psi, that is equal to 0। ठीक है, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी इसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, जहां पे जो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने psi को क्या लिया है? वेव फंक्शन लिया है। According to this equation, to calculate psi हम बोलते हैं psi is the amplitude of the wave in all the three coordinates। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव क्या होता है? अगर इस तरह से हम यहाँ पे वेव शो कर रहे हैं, तो ये जो है दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, उसको हम एम्पलीट्यूड लाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इट वाज सजेस्टेड कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है या वेव की तरह मूव कर रहा है, तो अगर वो वेव की तरह मूव करेगा तो कुछ इसी तरह से मूव करेगा। ठीक है, और वो मूव कर रहा है इन ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z। तो उसमें रिलेशनशिप जो था ऑफ ईच ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ईच कोऑर्डिनेट, दैट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, फिर जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने अपनी एक आप कह सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन दी, तो एक एक्सप्रेशन दिया h psi that is equal to e psi, राइट? जहां पे ये जो h है this is known as Hamiltonian operator। ठीक है, h psi is known as Hamiltonian operator। It is nothing but it's just like a
इट इज जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। जैसे हम लोग साइंस यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उनको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर बुलाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो h है दैट इज द मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो कि डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब नाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को शुरू में एक्सेप्ट करना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज लोगों के लिए कोई भी नई चीज आती है तो बहुत ही मुश्किल से उसको एक्सेप्ट करते हैं। बट इसके जो रिजल्ट्स थे वो इतने क्लियर और ऑर्बिटल पिक्चर को या एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को इतनी क्लियरली इसने एक्सप्लेन किया कि सून इट वाज टेकन एज वन ऑफ अ बिग अचीवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम लोग एक चीज यूज कर रहे हैं व्हिच इज साई। सो व्हाट इज द साई? यू राइट डाउन द physical significance of psi. What does the psi mean? Okay, लिखो, psi gives the amplitude. Psi gives the amplitude of the wave associated with the electron. Associated with the electron. In this case, psi does not have much significance of telling about the probability of finding an electron, but the square of psi gives us the intensity of electron at any point. Therefore, this is known as the probability density or probability amplitude. ठीक है, it gives us the probability density or probability amplitude. A large value of psi square means that the probability of finding an electron is large. And if the probability, if psi square is equal to 0, then the probability is negligible. And this point is known as the node. ठीक है? And this point is known as the node. तो node basically क्या होता है? Node वो point है जहाँ पे probability of finding an electron that is equal to 0. Okay? And it is known as node. फिर when we are talking of the probability picture, हम बोल रहे हैं कि जब भी around a nucleus हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ लोकेट होगा, वो डिपेंड करता है psi square के ऊपर. So probability where finding an electron is maximum, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? That is known as orbital.
So on the basis of this, the next concept that was given, that was the concept of orbital. So the concept of atomic orbital was given, right? अब क्या होता है एक ऑर्बिटल? Orbital is a three-dimensional space where probability of finding an electron is maximum. ठीक है? Three-dimensional space where probability of finding an electron is maximum, that is what an orbital is. तो three-dimensional space का मतलब हुआ कि अगर हम ऑर्बिटल को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये जो पूरा एरिया इस स्फीयर के अंदर आ रहा है, दैट इज द ऑर्बिटल. ठीक है? और इससे पहले बोहर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट. तो अगर ये एक ऑर्बिटल है तो ऑर्बिट को हम किस तरह से शो कर सकते हैं? इट इज जस्ट अ पाथ, इट इज जस्ट अ ट्रैजेक्टरी, अ सर्कुलर ऑर्बिट, अ सर्कुलर पाथ जिसपे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. तो ये टू डायमेंशनल हो गया कॉन्सेप्ट और ये हमारा थ्री डायमेंशनल. अकॉर्डिंग टू दिस the electron is only moving on this particular orbit. ठीक है? जबकि ऑर्बिटल में क्या है? इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एनीवेयर जहां पे हमने डॉट्स ड्रॉ करी. सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. ये क्वेश्चन आपको आता है. सो लेट्स जस्ट पेन डाउन द डिफरेंसेस. What is an orbit? It is a two-dimensional path around the nucleus on which the इलेक्ट्रॉन मूव्स. ठीक है? whereas ऑर्बिटल क्या हुआ? इट इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस it is the three-dimensional space where probability of finding an electron is maximum. ठीक है? Where probability of finding an electron, that is maximum. Then number 2, the orbit represents planar motion. एक प्लेन में मूव कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन. सो ऑर्बिट जो है इट रिप्रेजेंट्स द प्लानर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, whereas ऑर्बिटल जो है इट रिप्रेजेंट्स थ्री डायमेंशनल मोशन. राइट? जो कि अपनी कोऑर्डिनेट्स के अराउंड भी मूव करता है. तो वो हमें थ्री डायमेंशनल मोशन बताता है. ठीक है? फिर उसके बाद ऑर्बिट्स जो है दे हैव ओनली वन शेप. ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर. whereas जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी डिफरेंट शेप्स हैं. एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल, ये हम डिटेल में करेंगे अभी. ठीक है?
p ऑर्बिटल की डबल और d ऑर्बिटल की डबल डबल। ठीक है, सो ऑर्बिटल्स जो है दे हैव डिफरेंट शेप्स, वेयर एज ऑर्बिट्स की एक ही शेप होती है, दैट इज सर्कुलर। फिर जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल होते हैं बिकॉज सर्कल है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ सर्कल। तो सर्कल जैसे ये आपने लिया, सर्कल में आप कोऑर्डिनेट्स किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर दोगे, मूवमेंट हमको इसकी सेम ही लगेगी। तो इसको हम लोग नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं, ना ये इस वाले एक्सिस की तरफ को डायरेक्ट कर रहा है, ना इस वाले एक्सिस की तरफ को, ना ही इस वाले एक्सिस की तरफ को। ठीक है, सो इट इज नॉन डायरेक्शनल। वहां पे हमारे पास सिर्फ एस नॉन डायरेक्शनल है, whereas rest are all directional। ठीक है, बाकी P भी डायरेक्शनल है और D भी और F भी। Rest are directional। ठीक है, then the last is orbit जो है वो accommodate कर सकता है at the maximum of 2n square electrons, where n that is the principal shell in which the electron is present। Okay, so जो orbit है, जैसे for example हम बोलते हैं कि हम first orbit ले रहे हैं, first orbit will be the first shell in which the electron is present। If this is the nucleus, ये हो गया first shell in which the electron is present। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 2 into 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट। फिर जब हम सेकंड ऑर्बिट में जाते हैं, तो सेकंड ऑर्बिट में कैसे करेंगे? 2 into 2 का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 4। सो सेकंड ऑर्बिट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8। पर जो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल can accommodate at the maximum of only 2 electrons। ठीक है, ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, whereas ऑर्बिट में जो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं that is given by 2n square। Have you understood the differences? ये important है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार फिर से देख लो। 2 ऑर्बिट क्या हुआ? 2 डायमेंशनल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑन व्हिच द इलेक्ट्रॉन मूव्स, whereas ऑर्बिटल क्या हुआ? 3 डायमेंशनल स्पेस where probability of finding an electron is maximum। फिर ऑर्बिट क्या हो गया? represents planar motion, this represents 3 dimensional motion। All orbits are circular, whereas इनके different shapes होते हैं, S is spherical, P is double and D is double double। ठीक है, फिर उसके बाद they are non-directional in nature, they have no direction। यहाँ पे सिर्फ S non-directional है, बाकी सारे डायरेक्ट करते हैं towards the 3 coordinates। ठीक है, फिर यहाँ पे maximum number of electrons can be 2n square, whereas यहाँ पे जो maximum number of electrons है they are only 2। Okay, then next we come to a very important topic, quantum numbers। The next topic is quantum numbers। क्या होते हैं quantum numbers? Quantum numbers are set of 4 numbers। Quantum numbers, they are set of 4 numbers which give the complete address of an electron। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर
फॉर एग्जांपल आप जब अपना एड्रेस लिखते हो तो आप उसमें क्या लिखते हो? यू राइट डाउन योर हाउस नंबर, ठीक है, यू राइट डाउन द लोकेलिटी, फिर उसके बाद लोकेलिटी के बाद आप उसका कोई नियरेस्ट आप कह सकते हो कि वो दोगे लैंडमार्क, और फिर उसके बाद आपका टाउन, और फिर डिस्ट्रिक्ट, और फिर स्टेट, ठीक है। सो उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन का हमको कंप्लीट एड्रेस बताना है तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताने के लिए हमें इन चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर दीस 4 क्वांटम नंबर्स। The first quantum number that is known as principal quantum number. जो principal quantum number है इसको हम denote करते हैं by n, right? और this was given by the scientist Bohr, right? So principal quantum number क्या हुआ? It is the principal shell or orbit in which the electron is present. Okay, so it is the principal shell or orbit in which the electron is present. जैसे for example, if we are taking the values of n, अगर वैल्यू n की 1 है तो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल व्हिच इज k, ठीक है। अगर 2 है तो l, 3 है तो m, 4 है तो n एंड सो ऑन, राइट। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या देता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स अस the number of orbitals present in the principal shell, ठीक है, and these can be calculated by the formula n square. Okay, जैसे for example, if n is equal to 1, then the number of orbitals present would be equal to 1. Yes, sir. Right? If n is equal to 2, then the number of orbitals present will be 4. ठीक? कैसे ये हमें पता चलेगा कि जब n 1 होता है तो इसकी एक ही वैल्यू होती है 1s. Yes, sir. ओके, और s के पास एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। ये अभी हम नेक्स्ट वाले उसमें और डिटेल में करेंगे, ठीक है। Whereas when we come to n is equal to 2, तो यहाँ पे 4 orbitals हैं, we will have 2s and 2p. जो s है उसके पास एक ऑर्बिटल है, पर जो p है उसके पास 3 orbitals है. So 3 plus 1 that is equal to 4, right? फिर उसके बाद when n is equal to 3, तो कितने हो गए? 9 orbitals. 3s, 3p, 3d. इसके पास 5 orbitals, इसके पास 3 orbitals, 8 और plus 1 that is equal to 9. So total number of orbitals present, they are going to be 9. Okay. Second, it gives us number of electrons in the main shell. Number of electrons present in the main shell. ठीक है? Number of electrons कैसे कैलकुलेट करते हैं? They are calculated by 2n square. Okay? So if n is equal to 1, the number of electrons present would be 2. If n is equal to 2, number of electrons present will be 2 into 4, 8 electrons. Yes, ma'am. If n is equal to 3, number of electrons present is equal to 18 and so on. Clear हो गया? Okay.
फिर थर्ड ये हमें क्या देता है, इट गिव्स अस द एंगुलर मोमेंटम associated with each electron, and this angular momentum it is given by mvr is equal to nh/2 pi। ये वाला एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी करा हुआ, राइट। उसी तरह से हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन ऑलरेडी करा हुआ है। तो ये जो क्वांटम नंबर है 4, इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट energy associated with each electron in the nth level, right? ये वाला एक्सप्रेशन भी हम पहले कर चुके हैं। yes sir। ठीक है। सो एनर्जी अगर हमको जूल्स पर एटम में कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी इक्वल टू -2.18 into 10⁻⁻18 upon n square into z square, where z is the atomic number। ठीक है। सिमिलरली -13.6 upon n square into z square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है। Similarly, -1312 upon n square into, sorry j लिख दिया यहाँ पे, z लिख लेना, into z square किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड फिफ्थ, इट गिव्स अस द रेडियस ऑफ द nth शेल। ये भी हमने पहले करा हुआ है, Rn that is equal to 0.529 into n square upon z एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और पिकोमीटर में करना है तो 52.9 into n square upon z पिकोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट क्वांटम नंबर व्हिच इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम इतना कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। द सेकेंड क्वांटम नंबर इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बुलाते हैं, और इसको हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बुलाते हैं। ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल l, और साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया था या फॉर्मुलेट किया था, हिज नेम वाज सोमरफील्ड। द वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ये सब एक ही के नाम है, राइट। द वैल्यू ऑफ दिस दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, n-1। ओके, सो बेसिकली ये हमें क्या दे रहा है, इट इज गिविंग अस द ऑर्बिटल इन विच द electron is present। ठीक है। It gives us the orbital in which the electron is present। जैसे अगर n की वैल्यू 0 है, then the electron present is s। ठीक है। अगर l की वैल्यू 1 है, electron present is p। अगर l की वैल्यू 2 है, the electron present is d। और अगर l की वैल्यू 3 है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज f। क्लियर? So orbital in which the
electron is present, L is equal to 0 S, L is equal to 1 P, L is equal to 2 D and L is equal to 3 N. Okay, फिर उसके बाद this gives us the number of subshells present. Right? Number of subshells present हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? It can be calculated by L plus 1. 2L plus 1. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर L की वैल्यू है 0 तो क्या आ जाएगी? सबशेल्स की जगह आप यहाँ पे ऑर्बिटल्स लिखो. That is more appropriate. Orbitals. Now, if the value of L is 0, L is 0 for S. Yes, ma'am. Right? The number of orbitals present in this case would be equal to 1. 2 into 0 plus 1. ठीक है? अगर L की वैल्यू आ जाती है 1. 1 किसके लिए होता है? P के लिए. 2 into 1 plus 1 that is equal to 3. So P के पास कितने orbitals हो गए? 3. ठीक? अगर हम लोग लें L is equal to 2. That is for D. 2 2s are 4 plus 1 5. So D के पास number of orbitals कितने हैं? 5. And if L is equal to 3, that is for F. 3 into 2 6. 6 plus 1 that is equal to 7. So number of orbitals present in F that is going to be 7. ठीक है? फिर ये हमें देता है number of electrons. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2n plus 1. Right? Yes, ma'am. 2 into 2n plus 1. जैसे फॉर एग्जाम्पल if L is equal to 0, then the number of electrons they will be equal to what? 2. Number of electrons will be equal to how much? They will be equal to 2. ठीक है? Yes, ma'am. 0 plus 1 is equal to 1. 1 into 2 that is equal to 2. If the value of L is equal to 1, number of electrons maximum कितने present हो सकते हैं? 6. ठीक है? And if L is equal to 2, number of electrons कितने present होंगे? 10. And if L is equal to 3, number of electrons present will be 14. ठीक है? Yes, तो अब इन दोनों को देखो. S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2. P में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6. D में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10. और F में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 14. दिस इज द मैक्सिमम नंबर जो कि वो पर्टिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है. ठीक है? मतलब P जो है वो 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट नहीं कर सकता. उसी तरह से F 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट नहीं कर सकता. ठीक है? Then this also gives us the angular momentum. Which is given by h upon 2 pi under root of L plus 1. Right? जैसे n हमें देता है angular momentum which is equal to nh upon 2 pi. ये हमें angular momentum देता है by this formula h upon 2 pi L plus 1. Clear हो गया? Yes, sir. Okay. Then we go on to the next quantum number which is magnetic quantum number. The next quantum number, third. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं बाय ml. और साइंटिस्ट जिसने इसको दिया था his name was Landé. ओके? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ml है, it has the values ranging from -L, 0 and +L. ये वैल्यूज रहती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की
ये हमें क्या देता है? इट गिव्स अस ओरिएंटेशन of the electron in the magnetic field. Orientation of the electron in the magnetic field, and also it gives us number of orbitals in each subshell. Number of orbitals in each subshell. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 0 है तो सबशेल प्रेजेंट इज s, तो s के लिए ml की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ml की वैल्यू 0 का मतलब ये नहीं हुआ कि उसके पास कोई भी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे ईच दिस फिगर इट डिनोट्स वन ऑर्बिटल। ठीक है, अब m की एक वैल्यू आ रही है, तो अगर m की एक वैल्यू आएगी तो इसका मतलब इसके पास कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है? 1। सो s will have only one orbital. Okay, if L is equal to 1, this is for P, so ml की वैल्यूज इसके लिए क्या आ जाएंगी? -1, 0, +1, तो 1, 2, 3 वैल्यूज आ रही है हमें, तो P के पास कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 3। क्लियर? उसके बाद अगर L is equal to 2, this is for D, value of ml will be equal to -2, -1, 0, +1, +2. Yes sir. Yes ma'am. Yes sir. ठीक है, क्लियर हो गया? सो कितने? 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। सिमिलरली इफ n की वैल्यू आ गई 3, दिस इज फॉर f, तो ml की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It has 7 values, so it will have how many orbitals? 7 orbitals. Got it? Yes, ma'am. Then the last quantum number स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम ms से रिलेट करते हैं, और साइंटिस्ट जिसने इसको दिया था, हिज नेम वाज Allenbeck and Goudsmith. These were the two scientists जिसने स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्कवर किया था, राइट? स्पिन क्वांटम नंबर क्या देता है हमें? इट ओनली गिव्स द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट? और स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, वन इज +½ एंड द अदर इज -½ ओके, +½ किसके लिए? +½ for that in which the electron is moving clockwise, and -½ for that in which the electron is moving anti-clockwise. So अगर एक ऑर्बिटल में, जिसको हम एक स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हम शो करते हैं बाय अ वैल्यू इन विच द एरो इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज इन विच द एरो इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो दीज आर द क्वांटम नंबर्स।